कुछ एक दो कंसेप्ट हैं, क्वेश्चन हैं एक्चुअली, क्वेश्चन हैं। एक है क्वेश्चन नंबर 33 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड वन मोर क्वेश्चन इज देयर 36, क्वेश्चन नंबर 36, वो भी बहुत शानदार। बेसिकली दो क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हो दो अलग अलग कंसेप्ट हैं, दो अलग अलग कंसेप्ट हैं। 33 का जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है जो वो भी बहुत अच्छा है, और 36 का भी बहुत अच्छा है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। तो पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस मैंने आपको पढ़ाया, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर, वापस से याद दिला देता हूँ कि डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस जो होते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर जनरली नॉन पोलर कंपाउंड, जनरली नॉन पोलर कंपाउंड्स, नॉन पोलर होते हैं, मीन्स हो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर. Dielectric substances are generally non-polar compounds, and when placed in external electric field, अगर external electric field में रखते हैं तो they get polarized, what बेटा polarized. जब हम उन्हें external electric field में रखते हैं तो they get what बेटा polarized and develop and polarized electric field and develop a polarized electric field. अंदर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जो कि पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस. पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, द पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस which is opposite to the applied electric field, applied external electric field, which is opposite to the applied external electric field. So डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर जनरली व्हाट बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड्स. बताया था आपको डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस जनरली क्या होते हैं बेटा, नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जिनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करता है बेटा, कोइंसाइड करता है. सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करता है, कोइंसाइड करता है. ये जनरली नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, डायलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस. उस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं बेटा, कोइंसाइड करते हैं. ठीक है. When placed in external electric field, अगर इन सब्सटेंस को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, 1 2 3 4 5 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए. E नॉट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, तो दे गेट पोलराइज. जब इन सब्सटेंस को इसमें रख दिया जाएगा तो दे गेट व्हाट बेटा, पोलराइज, क्योंकि इनका सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज थोड़े थोड़े सेपरेट हो जाते हैं. ये नेगेटिव इस साइड खिसक जाता है, पॉजिटिव उधर खिसक जाता है, नेगेटिव उधर खिसक जाता है, पॉजिटिव उधर खिसक जाता है. तो दे गेट पोलराइज, एंड डेवलप अ पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बाहर की तरफ, और अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जो कि पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड होती है. दे गेट पोलराइज एंड डेवलप अ पोलराइज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस विच इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. और जिसे हम कहते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम, क्या हो जाती है बेटा, E नॉट माइनस ई पी, और जिसको हम लिखते हैं E नॉट बाय के, और के को हम लिखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने आपको समझा रखा. नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? जैसे ही सब्सटेंस को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूंगा तो इसका नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण थोड़ा थोड़ा सेपरेट हो जाएगा, पोलराइज हो जाएगा. अच्छा, कितनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण सेपरेट हो जाएगा? अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा दूं, ई नॉट को और बढ़ा दूं, थोड़ा और सेपरेट हो जाएगा. ई नॉट को और बढ़ा दूं, थोड़ा और सेपरेट हो जाएगा. ई नॉट को और बढ़ा दूं, थोड़ा और सेपरेट हो जाएगा. ई नॉट को और बढ़ा दूं, थोड़ा और सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इधर खिसकता जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसका इधर खिसकता जाएगा. अब ऐसे तो ई नॉट को बढ़ाता जाऊंगा, खिसते जाएंगे, टच, आखिरकार बॉन्ड टूट जाएगा. आखिरकार क्या हो जाएगा बेटा, बॉन्ड टूट जाएगा. तो जिस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे जाकर इन दोनों का बॉन्ड टूटेगा, उसे हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड which a dielectric substance
डायलेक्ट मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, maximum external electric field which are dielectric substance, which are dielectric substance can withstand, which dielectric substance can withstand, सहन कर सकता है बिना टूटे। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिना टूटे सहन कर सकता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड which are dielectric substance can withstand without breakdown, बिना टूटे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जो कि डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिना टूटे सहन कर सकता है। सेपरेट होता जाए, अभी तक नहीं टूट रहा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा ढच, टूट गया। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड इट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसे हम क्या कहते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं उसकी। क्या कहते हैं बेटा? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो जो भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जैसे कैपेसिटर में डाला जाता है तो पहले उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चेक कर लेते हैं कि वो कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को सहन कर सकता है। जैसे अपन पंखे के अंदर जो कैपेसिटर लगाते हैं उसमें जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालते हैं उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बाहर से, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पावर जो आता है उससे कम 50 से 60% ज़्यादा होती है, 50 से 60% ज़्यादा होती है। वरना तो ऐसे कि बराबर डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बाहर से जो पावर आ रहा है और वही उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, तो ऐसे तो थोड़ा सा भी ज़्यादा होते ही सब्सटेंस टूट जाएगा। और जैसे ही कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस खराब हो जाता है ना तो कैपेसिटर खराब हो जाता है। जैसे ही कैपेसिटर में डला हुआ डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस खराब हो जाएगा तो कैपेसिटर खराब हो जाता है। कैपेसिटर क्या हो जाता है बेटा? खराब हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखा जाता है कि कैपेसिटर में जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाल रहे हैं उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब कैपेसिटर तो जैसे पंखे का कैपेसिटर बनाएंगे तो मालूम है ना, पंखा तो घरों में ही चलता है, घर में चलेगा, ढाबे पे चलेगा, होटल में चलेगा, ऑफिस में चलेगा पंखा। और ये हमारे भारत में तो 220 वोल्ट एसी आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना। तो जो भी डायलेक्ट्रिक्स उस कैपेसिटर में डालते हैं, पंखे के कैपेसिटर में डालते हैं, ये ध्यान देकर डालते हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उससे पंखे के कैपेसिटर की डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कई गुना ज़्यादा हो। मतलब अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 220 आ रही है तो उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होगी किसकी? डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस की, जो कि कैपेसिटर में डला हुआ है, पंखे के कैपेसिटर में डला हुआ है, वो 220 से कहीं ज़्यादा होगी। सही बात है। अब 220 आ रही है तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो बस पोलराइज हो गया, जिंदा है अभी। मान लो अगर इसमें मैं डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो कैपेसिटर के अंदर जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला उसकी जो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो मैं 220 ही डाली और आ भी कितना रहा है? 220। और कभी गलती से बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से सप्लाई आ रही है अपनी, वो 225 वोल्ट आ गई, गया कैपेसिटर। भाई वो तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो तुमने 220 वाली डाली ना, गया कैपेसिटर। अब बदलते रहो सारे पंखे के घरों के कैपेसिटर, ऐसा थोड़ी होता है, आए दिन थोड़ी ख़राब होते हैं। क्यों नहीं ख़राब होते? क्योंकि जो पंखे के कैपेसिटर में डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला जाता है, पंखे के कैपेसिटर में जो डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस डाला जाता है वो उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जितनी होती है ना, ठीक है ना, जितनी वो सहन कर सकता है। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसके बीच में काफ़ी गैप रखा जाता है। जैसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड 220 आ रही है तो मेरे पंखे का जो कैपेसिटर है उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 220 से कहीं ज़्यादा होगी, 500 होगी। अब 220 आ रही है तो 220 तो 500 को इफेक्ट नहीं करेगी, बस वो तो पोलराइज करके छोड़ देंगे। अरे आया समझ। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच अ डायलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 इसी पे है, डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। क्वेश्चन नंबर 33 ऑफ एनसीईआरटी ये मैं खुद ही करवा रहा हूँ, 36 में मैं खुद ही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 33 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड्स में आ चुका है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन विद अ वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 किलोवोल्ट
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइन विद अ वोल्टेज रेटिंग ऑफ 1 किलो वोल्ट। इसका मतलब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाना है जिसकी वोल्टेज रेटिंग 1 किलो वोल्ट हो, मतलब 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट ये सेंड करना चाहिए। इज दैट क्लियर बेटा? 1000 वोल्ट यूजिंग अ मटेरियल और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3। इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बेटा? 3। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? 3। एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अबाउट 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 10⁻7 वोल्ट पर मीटर है। 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर किसकी यूनिट होती है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की। मतलब ये जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है ना, ये इतनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है। ये इतनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है। ये इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकता है मैक्सिमम। 10 की पावर 7 से थोड़ी सी भी ज़्यादा हुई ना, खच टूट जाएगा। नाउ फिर डेफिनेशन में लिख रखी है भाई ने एनसीईआरटी में, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज अ मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन अ मटीरियल टॉलरेट विदाउट ब्रेकडाउन। ठीक है बेटा, आ जाओ। फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक द फील्ड नेवर टू एक्सीड से 10%। सेफ्टी पर्पज के लिए, ये तो इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, ये तो ये सहन कर सकता है। तो कह रहा है सेफ्टी पर्पज के लिए जो मैं अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा ना, वो इसकी 10% ही लगाऊंगा। देखो कितना फर्क रखा है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरी बाहर से 220 वोल्ट आ रही है तो मैं इसको 500 रखूंगा, फर्क है ना। और वो कह रहा है कि जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा मैं इसकी केवल 10% ही लगाऊंगा, इतनी नहीं लगाऊंगा, क्योंकि इतनी लगाऊंगा तो इसको उड़ जाने का खतरा है। इससे कम ही लगाऊंगा। तो कितनी कम लगाऊंगा? 10% ही लगाऊंगा। तो 10% ऑफ 10⁻7, तो मतलब 10⁻6 वोल्ट पर मीटर ही लगाएगा। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? 10⁻6 वोल्ट पर मीटर। इज दैट क्लियर बेटा? What is the minimum area of the plate is required? Minimum area of plate is required to have a capacitance of 50 picofarad. कैपेसिटेंस कितना चाहिए इसका? 50 पिकोफैराड कैपेसिटेंस चाहिए इसका। इज दैट क्लियर बेटा? 50 पिकोफैराड कैपेसिटेंस चाहिए। तो कितना एरिया होना चाहिए? हमने कहा ठीक है, वोल्टेज है, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी लगाऊंगा, इतनी तो सहन कर सकता था, लगाई इतनी है। और इन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या ले लिया बेटा? d। अब d निकालना है, a b निकालना है। और कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है बेटा? a एप्सिलॉन नॉट बाय d। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कितना होता है? a एप्सिलॉन नॉट बाय d। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी भर रखा है तो क्या आ जाएगा? k एप्सिलॉन नॉट बाय d। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी भर रखा है तो क्या आ जाएगा बेटा? k एप्सिलॉन नॉट बाय d। सही बात है, k एप्सिलॉन नॉट बाय d। इज दैट क्लियर? डन, पक्का, श्योर। तो ठीक है, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू k एप्सिलॉन नॉट बाय d। सही है। कैपेसिटेंस चाहिए 50 पिकोफैराड, तो 50 इंटू 10⁻12 के हमारे पास क्या है बेटा? 3। एरिया हमें निकालना है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिवाइडेड बाय डी की दरकार है, डी नहीं, कोई बात नहीं है। डी नहीं है तो क्या होगा? हमारे पास वी भी है और ई भी है, तो डी वी इज इक्वल्स टू ई डी आर। डी वी इज इक्वल्स टू व्हाट बेटा? ई डी आर। तो V इज इक्वल्स टू ई डी। V कितना हो गया? 1000। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई? 10 की पावर 6 इंटू डी। तो D बराबर क्या हो गया बेटा? 10⁻⁻3। सही है बेटा? तो एरिया ऑफ प्लेट विल बी इज इक्वल्स टू 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 जय श्री राम। ठीक है बेटा? 50 इंटू 10⁻3, 50 इंटू 10⁻3 बाय 3 इंटू 8.85, 3 इंटू 8.85 के दोनों नीचे आ गए। इतने मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। इतने मीटर स्क्वायर का क्या चाहिए बेटा? एरिया चाहिए। इज दैट क्लियर? डन है, पक्का। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझ में आया आपके? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्चुअली क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आर जनरली नॉन पोलर। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर जनरली नॉन पोलर। व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे गेट पोलराइज्ड एंड डेवलप पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इट इज ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज हो जाते हैं बेचारे, ठीक है ना? नेगेटिव अलग और पॉजिटिव अलग, लेकिन ऐसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाएंगे तो नेगेटिव खिंचता जाएगा एक तरफ, पॉजिटिव खिंचता जाएगा दूसरी तरफ, और अल्टीमेटली इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इनका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड सहन कर सकते हैं। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड
मैक्सिमम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच आर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कैन विथस्टैंड विदाउट ब्रेकडाउन इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जब भी हम एक कैपेसिटर बनाते हैं, जिसके लिए भी बनाते हैं, ये देखते हैं कि उसमें आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। आप जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो जो भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस उसमें भरते हैं उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा रखी जाती है, ताकि आए दिन आपका कैपेसिटर खराब ना हो, आप मज़े से कैपेसिटर का आनंद ले सकें। इज दैट क्लियर? ठीक है, 33 क्वेश्चन करें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ लिखें। वन मोर कंसेप्ट आई हैव टू टेल यू, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में एक और कंसेप्ट बताना है मुझे, वो मैं एक और वीडियो बनाकर आपको आज भेज दूँ। इज दैट क्लियर? पहले आप इस वीडियो को ढंग से लिखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से लिखें। एक और वीडियो मैं भेज रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 36 का। दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, बाय, टेक केयर।